नमस्कार दोस्तों, हिमालय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम चालू करेंगे मानव के तंत्र, मानव के सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे। और उनमें आज हमारा पहला जो सिस्टम है, तंत्र है, वो है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र। आज हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर का जो प्रवाह है वो, और इसकी परिभाषा और इसकी खोज, इसका अध्ययन क्या कहलाता है और ये कितने भागों में विभाजित है या कितने इसके प्रकार हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमें ये देखना है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो देखेंगे, ये हमारा हार्ट है, ये मानव हृदय है इस तरीके से, और ये मानव शरीर, ये हृदय, ये अंग जैसे मस्तिष्क, जैसे आँख, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय और वृक्क, किडनी। ये तो दोस्तों हमें देखना है कि हृदय और शरीर, हमें बात करनी है रुधिर परिसंचरण तंत्र की, इसमें क्या संबंध है। तो हम कहेंगे हृदय से इस तरीके से अंगों तक रक्त जो पहुंचाया जाता है ये, और अंगों से जो रक्त वापस हृदय में आता है वो, इस तरीके से क्रिया विधि होती है। ये क्रिया विधि, हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाया जाता है और उसी रक्त को अंगों से वापस हृदय में लाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है रुधिर परिसंचरण तंत्र। जो हृदय से शरीर में रुधिर जाता है इसे कहा जाता है, ये नलिका है, इसे कहा जाता है धमनी। धमनी या आर्टरी कहा जाता है। और जो अंगों से रुधिर को वापस हृदय में पहुंचाती है उन्हें कहा जाता है शिरा। शिरा या वेन कहा जाता है। तो इस तरीके से हृदय से या हार्ट से रक्त जाता है अंगों में, और अंगों के से वापस रक्त कहा जाता है हृदय में। यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये जो धमनी है इसके द्वारा पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है, पोषक तत्व प्लस O2 का परिवहन किया जाता है, और शिरा के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हम बात करें CO2 का परिवहन किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। तो हम कह देंगे हृदय से, हार्ट से जो रक्त है वो पहुंचाया जाता है अंगों तक, और अंगों से वापस पहुंचाया जाता है हृदय तक। वैसे देखा जाए तो जो रक्त है वो हृदय से अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाया, रक्त है वो अंगों की कोशिकाओं तक या टिश्यू तक या ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, और वहीं से उसमें पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ और CO2 लेकर वापस ये रक्त कहाँ आता है, हृदय के अंदर आता है। तो ये कहलाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कहेंगे कि अंगों का ऐसा समूह है जो कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करता है, वो रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, अंगों का ऐसा समूह है, अंगों में ये आ गया, आपका हृदय आ गया, धमनी आ गई और शिरा आ गई, ये अंगों का समूह है, और उनके बीच में रक्त बहता है, और वही पोषक तत्वों का और उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो हमारी परिभाषा ये है कि अंगों का ऐसा समूह है जो कोशिकाओं के मध्य पोषक पदार्थों का और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, वो कहलाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोस्तों अब हमें बात करनी है कि इसकी खोज किसने की। तो एक पूरा जो सिस्टम है ये कहलाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करेंगे इसकी खोज किसने की। तो लिखते हैं खोज। इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई, और ये की गई 1628 में। विलियम हार्वे जो है ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। और इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। इसका अध्ययन
एंजियोलॉजी कहलाता है। अगर प्रश्न आता है कि एंजियोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, तो हम कह देंगे जनक भी किसे माना जाता है, विलियम हार्वे को। तो अगर जनक की बात करें, किसके जनक, एंजियोलॉजी के जनक, तो किसका नाम आएगा, विलियम हार्वे का नाम आता है। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है, या यूं कह दें कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को माना जाता है। अब बात आती है कि इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से भाग लेते हैं। प्रमुख अंग किसकी बात करें हम, रुधिर परिसंचरण तंत्र की, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। हम कह देंगे एक तो लेता है हार्ट हमारा, और धमनी और शिरा, और दूसरा जो है या तीसरा जो है वो है इसके अंदर बहने वाला रुधिर इसमें भाग लेता है। तो कुल मिला के कितने पार्ट हो गए भाग लेने वाले, हम कह देंगे पार्ट जो है वो एक तो आता है हमारा हृदय, और एक धमनी, एक रुधिर, और एक जो आपका आता है शिरा। ये प्रमुख अंग हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो नोट करते हैं, प्रमुख अंगों में पहला आता है हृदय, हार्ट। दूसरा आता है रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। और तीसरा आता है रुधिर या ब्लड। इस प्रकार जो हमारा संचरण तंत्र है उसमें जो भाग लेने वाले अंग हैं शरीर के, उनमें हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर इसके अंदर शामिल है। अब बात आती है कि इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम यहाँ नोट करेंगे। इनका अध्ययन जो है हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। इसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। रुधिर वाहिनियों का जो अध्ययन है यह कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। और रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। इसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी। वैसे रुधिर वाहिनियों में मुख्य रूप से दो वाहिनियों की चर्चा करते हैं इसके अंदर। एक तो आती है आपकी धमनी, आर्टरीज, और दूसरी आती है शिरा, वेन। तो इस तरीके से हमने हृदय की बात की, और इससे निकलने वाले रक्त जो कहाँ पहुँचता है, शरीर जो हमारा है, बॉडी जो है, उसके विभिन्न अंगों तक और अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वहां से वापस रुधिर को पहुंचाया जाता है हृदय के अंदर। ये जो पूरी प्रक्रिया है एक सर्किल में घूम रही है, हृदय से अंग और अंगों से वापस हृदय में रक्त के पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं आपका एक तो हृदय और रुधिर वाहिनियाँ, जिनमें आपकी धमनी, शिरा और केशिकाएँ आती हैं, और उसके बाद तीसरा जो अंग आता है हमारा वो आता है इसके अंदर रुधिर। तो इनकी हमने चर्चा कर ली। उनके अध्ययन को कहा जाता है, जो हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, रुधिर वाहिनियों के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। इसमें प्रमुख रूप से एक तो धमनियों की चर्चा करते हैं और एक शिराओं की चर्चा करते हैं। धमनियाँ तो वो है जो शुद्ध रुधिर को या ऑक्सीजनेटेड रुधिर को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, और शिरा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को अंगों से हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। इसके हम आगे चर्चा करेंगे। और ये ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और किसका हिस्सा ज़्यादा होता है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। अब हमें देखना है एक ये था इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। 1628 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, और इसके अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। अब हमें बात करनी है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इसके कुल पार्ट कितने हैं, तो देखते हैं इसके प्रकार। दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है क्लोज्ड या बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार कुल मिला के दो प्रकार का ये जो तंत्र पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, प्राइमिटिव एनिमल्स या तुच्छ जीव, जिनके अंदर ये तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन हमें तो उनकी बात करनी है जिनमें पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, एक तो ओपन और एक क्लोज्ड रुधिर परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं टाइप या प्रकार। दो होता है, एक तो होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद
रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसे कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहा जाता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें बात करनी है जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी। खुले रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम बात करेंगे कि प्रमुख जो संघ आता है वो कौन सा आता है। इसके अंदर आर्थ्रोपोडा जो संघ है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, वो इसके अंदर आता है आर्थ्रोपोडा। और दूसरा जो अगर हम बात करें तो वो आता है मोलस्का। वैसे तो बहुत आते हैं, जो अपृष्ठवंशी है, एक्सयूरिकी है, वो आते हैं, लेकिन मुख्य हम इनकी बात करेंगे। ये सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है, सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। हमें बात करनी है कि इनके जंतुओं की क्या विशेषता है। तो देखते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा के अंदर। पहली बात तो आर्थ्रोपोडा से मतलब क्या है, इसको हम दो हिस्सों में देखते हैं। पहला नाम है इसका ऑर्थस और दूसरा नाम है इसका पोडा। ऑर्थस का मतलब होता है जोड़ और पोडा का मतलब होता है पैर। ऐसे जीव जिनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं वो किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा संघ उसके अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आने वाले जीव है कौन कौन से, तो हम देखेंगे कि एक तो आता है इनके अंदर कॉकरोच, केकड़ा, या हम कह सकते हैं सारे के सारे कीट इसके अंदर या कीड़े इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा टिड्डियाँ, मक्खी और मच्छर। दोस्तों सारे के सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि ये जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं, इनमें रक्त बंद नलिकाओं में न बहकर खुले कोटरों में बहता है, साइनस में बहता है या पात्रों के अंदर बहता है, इसलिए इनका रक्त दबाव कम होता है। तो हम यहाँ नोट करेंगे कि जो रक्त है इसमें वो खुले कोटरों में बहता है, कोटरों में रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह है। याद करना भी आसान है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सबसे बड़ा संघ है, इसके अंदर कॉकरोच और कैसे कॉकरोच और कैसे जो कोटर है, इनके अंदर रक्त बहता है। और इन कोटरों को हम इंग्लिश में साइनस भी कहते हैं, साइनस, या इसे पात्र भी कहते हैं, पात्र भी कहते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब वो जीव जिनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं। जैसे चलते समय आपने देखा होगा कि उनके पैर इस तरीके से जॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 या 5 उनके जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उस तरीके से वो जो जीव जिनके अंदर ये जोड़ पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें कौन सा तंत्र पाया जाता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अब हमें देखना है कि कोई एग्जाम्पल कि उनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार प्रभावित होता है, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी एक कीड़े को या जीव को, कॉकरोच को। कॉकरोच का डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे एक बार। ये कॉकरोच का डायग्राम है इस तरीके से, ये कॉकरोच का डायग्राम है और इसके हम 3 पार्ट करते हैं इस प्रकार। ये हिस्सा हो गया, तो ये इसका हेड वाला पार्ट हो गया, मस्तिष्क वाला, और बाकी शरीर इसका ये है। इसमें कुल मिला के 3 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर ये रहा, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस। दूसरा चैम्बर ये है दोस्तों, इसे कहा जाता है पेरी विसरल साइनस। और तीसरा चैम्बर ये है, इसे कहा जाता है पेरी न्यूरल साइनस। इस प्रकार कुल मिला के इसके अंदर 3 चैम्बर हुए। हमने बात किसकी की, कॉकरोच की। कॉकरोच
कॉकरोच जो है वो उसमें कौन सा तंत्र पाया जाता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है ये हमें इसके अंदर देखना है। तो ये जो कॉकरोच है इसमें हृदय पहले चैम्बर में पाया जाता है। पहला चैम्बर जिसका नाम है पेरिकार्डियल साइनस, उसमें इसका हृदय इस प्रकार यहाँ पर पाया जाता है। ये इसका हृदय है। आप सब सोच रहे होंगे इतना लंबा हृदय कैसे है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हृदय है इसका, इसमें कुल 13 चैम्बर होते हैं और ये सर्वाधिक चैम्बर वाला जीव है। जिसमें हृदय में सर्वाधिक चैम्बर हैं वो जीव है कॉकरोच के हृदय में कुल मिला के 13 चैम्बर मिलते हैं। सर्वाधिक चैम्बर वाला अगर कोई जीव है तो कौन सा माना जाता है, कॉकरोच माना जाता है। अब हमें देखना है कि इसमें जो रुधिर का प्रवाह है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पहला चैम्बर है, ये भी सारा का सारा रुधिर से भरा हुआ है। ये सारा चैम्बर रुधिर से भरा हुआ है, कंप्लीट है। दूसरे चैम्बर में रुधिर भरा हुआ है। सेकंड चैम्बर का नाम है पेरीविसरल साइनस। तीसरा चैम्बर है, ये भी रुधिर से भरा हुआ है। और ये जो मस्तिष्क वाला या हेड वाला पार्ट है ये भी मस्तिष्क से आपके जो ब्लड से भरा हुआ है। अब हमें देखना है कि रुधिर का प्रवाह कैसे होता है। दोस्तों हम देखते हैं, रुधिर का प्रवाह है इस पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर की ओर इस प्रकार होता है हार्ट के द्वारा। और दूसरे चैम्बर से रक्त का दबाव होने के कारण ये तीसरे चैम्बर में रक्त पहुंचता है। तीसरे चैम्बर से रक्त कहाँ जाएगा, हेड वाले पार्ट में, मस्तिष्क वाले पार्ट में। और इस मस्तिष्क वाले पार्ट से फिर कहाँ जाएगा, ये पहले वाले हार्ट वाले पार्ट में जाता है। तो इसका जो चैम्बर मैंने आपको बता दिया, 13 चैम्बर इसके अंदर होते हैं। सर्वाधिक चैम्बर वाला कोई अगर जीव है तो वो कौन सा माना जाता है, तो आप कह दोगे वो है आपका कॉकरोच। और कॉकरोच में 13 चैम्बर है। उनमें रक्त जो बहता है वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, ना तो इसमें कोई आपकी धमनियाँ है और ना इसके अंदर कोई शिरा है। इसमें केवल जो रक्त है वो पहला चैम्बर, पहला साइनस, दूसरा साइनस और तीसरा साइनस। साइनस का मतलब होता है यहाँ पर पात्र, साइनस से मतलब है यहाँ पर कोटर या पात्र। तो पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से कौन से पार्ट में आ गई, ये मस्तिष्क वाले में। और उसके बाद में ये हार्ट वाले पार्ट में पहले चैम्बर में दोबारा चला जाता है। दोस्तों इस तरीके से कॉकरोच में सर्वाधिक चैम्बर होते हैं। और दूसरा, ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है इसकी स्किन के द्वारा और भोजन का अंतर्ग्रहण होता है इससे शीर्ष या मस्तिष्क वाले पार्ट के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इस प्रकार खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में हमने देख लिया। खुले रक्त जो है खुले कोटरों में बहता है। इसमें ना तो धमनियाँ है और ना ही शिराओं का योगदान है। इस प्रकार इसमें रक्त का दबाव नहीं होता है। और पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे से तीसरे में खुला रक्त बहता है, रक्त का दबाव नहीं होता है। इस प्रकार ये अविकसित जीव माने जाते हैं। अविकसित जो जीव है वो माने जाते हैं। और रक्त का दबाव बहुत कम होता है, रक्त दबाव नहीं होता है। ये है कॉकरोच। बाकी सभी जीवों में इस प्रकार का तंत्र मिलता है। प्रश्न ये आता है कि निम्न में किस में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है, तो हम बता देंगे इनके अंदर ये मिलता है। दूसरा हमें बात करनी है मोलस्क का जो है संघ, उसकी हमें बात करनी है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई संघ है तो वो है मोलस्क का। मोलस्क का ये कोमल अंगों से बना होता है। इसके अंग जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं, कोमल अंगों से बना होता है। और इन कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का अस्त्र बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक बाहर कवर बना होता है, कवच बना होता है। जैसे हम बात करें इसमें जीवों की, जैसे घोंघा। दूसरा बात करें तो जैसे सीपी, जैसे सीपिया, ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके अंदर बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना होता है और अंदर इनके कोमल अंग होते हैं। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। इस कै को थोड़ा पहले जोड़ के आप पढ़ सकते हो। पहले जोड़ोगे तो ये जो लगभग कोमल के रूप में ये दिखाई देगा। तो हम देख देंगे कोमल जो अंगों वाला वो संघ है वो कौन सा है, मोलस्का। मोलस्का के जो जीव हैं उनमें लगभग जीवों के बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का अस्त्र बना होता है। तो ये आ गया मोलस्का। मोलस्का में भी कौन सा तंत्र मिलता है, तो हम कह देंगे खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र इसके अंदर मिलता है। कोई एक्सेप्शन है वो हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार हमने बात कर ली खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र की। अब हमें बात करनी है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की चर्चा हमें करनी है। यहाँ हमने बात की रक्त बहता है कोटरों में।
या साइनस में या पात्रों में रक्त बहता है। इसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती है, धमनी या सिराएं नहीं होती हैं, जबकि बंद रुधिर जो परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हार्ट है, हृदय है, और ये शरीर है, ये शरीर के अंग हैं, जो भी अंग हैं, और यहाँ से रुधिर एक वाहिनी के द्वारा जाता है अंगों में, और अंगों में आगे ये हल्की हल्की पतली पतली वाहिनियों के द्वारा अंगों में ये वितरित हो जाता है। इनमें रक्त खुला नहीं बहता है, और वापस भी इसका कलेक्ट जो होता है वो केशिकाओं के द्वारा वापस इकट्ठा हो जाएगा और एक शिरा के द्वारा वापस हृदय में चला जाता है, और हृदय से वापस ये इधर बहता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि जो रक्त है वो इन नलिकाओं में ये है और ये है। तो ये तो हुई शिरा और ये हुई धमनी, ये है रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ। दोस्तों, इस बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है इन बंद वाहिनियों में बहता है, जबकि यहाँ हमने बात की थी, एक कॉकरोच का डायग्राम बना के हमने बात की थी कि रक्त जो बहता है इस तरीके से खुला ही बहता है। दोनों में यही अंतर है, यहाँ पर धमनी और शिरा नहीं है और यहाँ पर धमनी और शिरा होने के कारण रक्त जो है उन बंद वाहिनियों में बहता है। इस प्रकार इसे कहा जाता है विकसित तंत्र या विकसित संघ। दूसरा, इनमें खुला बहने के कारण रक्त दबाव नहीं होता है, उनमें रक्त का या रुधिर का दबाव ज़्यादा होता है। इस प्रकार ये विकसित जीव हैं। रक्त का दबाव ज़्यादा होगा तो ये बहुत शीघ्र ही रक्त को अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे पोषक तत्व समय समय पर अंगों को मिलते रहते हैं और वो अधिक विकसित या जल्दी प्रिपेयर होता है। अब हमें बात करनी है कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र किन में मिलता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जिनमें मिलता है वो होते हैं पृष्ठवंशी या कशेरुकी, या जिनको बोलते हैं हम बोलते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स। जो पूरे संपूर्ण कशेरुकी हैं या पृष्ठवंशी कशेरुकी जो हैं उनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है। हमें देखना है कि पृष्ठवंशी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा अपनी भाषा में जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो पृष्ठवंशी कहलाते हैं, कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स। अब हमें देखना है कि पृष्ठवंशी में कौन कौन से वर्ग आते हैं और उनमें ये तंत्र मिलता है। तो हमें एक लाइन याद करनी पड़ेगी, उसमें सारे आ जाएंगे। दोस्तों, ये लाइन बन गई एक परम, बड़ा आसान है, परम। पी से हम देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। पीसीज जो वर्ग है वो। दूसरा आता है एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग। तीसरा आता है रेप्टिलिया या सरीसृप। उसके बाद आता है एवीज, पक्षी वर्ग। और लास्ट आता है मैमेलिया या स्तनधारी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की, उसमें कौन कौन से आते हैं। तो हम कह देंगे पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया वर्ग के जो प्राणी हैं वो सारे के सारे किस कौन से हैं, पृष्ठवंशी हैं, कशेरुकी हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी मिलती है। और उनमें कौन सा तंत्र मिलता है, तो हम कह देंगे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र उनमें मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो ये पहला है आपका पीसीज, इसमें संपूर्ण मछलियाँ आती हैं। दूसरा आता है एम्फीबिया, इसमें जैसे हम बात करते हैं मेंढक जो उभयचर होते हैं, उभयचर वो आते हैं जो स्थल पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। उभयचर ये जल में निवास करते हैं, जल में रहने वाला जीव है। रेप्टिलिया की बात करें, सरीसृप की बात करें, जैसे हम बात करते हैं सांप की, सर्प की, या हम बात करते हैं छिपकली की, या हम बात करते हैं
डायनासोर की सारे के सारे रेप्टाइल वर्ग के अंदर आते हैं। जो रैंक कर चलते हैं या सर्कट चलते हैं सांप की तरह, वो सारे के सारे सरीसृप के अंदर गिने जाते हैं। फिर आता है एवीज। एवीज में सारे के सारे पक्षी आते हैं। पक्षी जैसे हम बात करें कबूतर, चिड़िया, ये सारे के सारे। उसके बाद में हम बात करें मेमेलिया की, स्तनधारी की। इसमें सारे के सारे वो आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे हम बात करें मानव की, बंदर की, गाय, भैंस, सभी जो ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं वो किस में आते हैं? मेमेलिया वर्ग के अंदर आते हैं। दोस्तों हमें देखना है कि पेशीज जो है ये सबसे पहले इस जो संघ है, ये वर्ग है, इसका उद्भव हुआ था। सर्वप्रथम उद्भव किस वर्ग का हुआ था? हम कह देंगे पेशीज का हुआ था। मछलियाँ जल में सबसे पहले उद्भव हुआ था। उसके बाद में इन्हीं मछलियों से दूसरा जो वर्ग है वो तैयार हुआ था, उद्भव हुआ था, जिसका नाम है एम्फीबिया। और एम्फीबिया से फिर हुआ था रेप्टिलिया का। रेप्टिलिया से फिर हुआ था आपका ये एवीज, और सबसे अंत में हुआ था मेमेलिया का। इस प्रकार ये सभी के सभी कौन से हैं? ये पृष्ठवंशी हैं। और इनमें कौन सा तंत्र मिलता है? हम कह देंगे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र इनके अंदर मिलता है। ये जो शुरू वाले ये चार हैं ये तो कहलाते हैं ओविपेरस, या इनको कहते हैं अंडज। और ये है विविपेरस, या इन्हें कहते हैं जरायुज। दोनों में अंतर यह है कि ये तो अंडे देने वाले जीव हैं और ये बच्चों को जन्म देकर उनको अपना दूध पिलाकर उनको पालने वाले जीव हैं। नीचे वाले मेमेलिया के अंदर वो कहलाते हैं विविपेरस है, जरायुज। और ये चार जो हैं पीसीज हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज, ये कहलाते हैं ओविपेरस या अंडज, ये कहलाते हैं। दोस्तों हमें देखना है कि ये सबसे विकसित जीव माने जाते हैं। धरती पर अगर कोई सबसे विकसित या बुद्धिजीवी कोई है तो वो मानव माना जाता है, जिनमें जो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है और जिनका मस्तिष्क काफ़ी विकसित है, उनमें मानव सबसे बड़ा है। और वर्तमान की स्थिति में धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, अगर कोई सबसे ज़्यादा चतुर कोई अगर जीव है तो है मानव। हमें ये देखना है कि मानव बच्चों को जन्म देते हैं। मानव की विशेषता ये है, स्तनधारियों की विशेषता ये होती है कि उनके कान के बाहर ये पीना होते हैं, पीना। सभी के अंदर अगर हम यहाँ बात करें मछलियों में ये बाहर पीना नहीं होते हैं, लेकिन वो पृष्ठवंशी होते हैं। अगर एम्फीबिया की बात करें, मेंढक में भी ये बाहर के कान जो बाह्य कर्ण पल्लव है ये नहीं होते हैं। अगर हम रेप्टिलिया सांप की बात करें तो उनमें भी ये नहीं होते हैं। पक्षियों की बात करें तो उनमें भी आपने देखा कबूतर, दूसरे जो चिड़िया हैं उनमें भी बाहर के पल्लव नहीं होते हैं, लेकिन मानव के अंदर ये बाहर के कर्ण पल्लव मिलते हैं। इसका मतलब ये इसकी एक विशेषता होगी। दूसरा, मानव की दूसरी विशेषता की बात करें या मेमेलिया की दूसरी विशेषता की बात करें तो उनके बाहर जो त्वचा है उस पर बाल मिलते हैं। चाहे हम बंदर की बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें या मानव की बात करें, उनकी त्वचा पर बाहर जो है बाल मिलते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पक्षियों के बाहर जो है वो फर होते हैं, पंख नहीं होते हैं, सॉरी बाल नहीं होते हैं, उनके पंख होते हैं। और तीसरा जो है इसमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे स्रावित दूध को अपने बच्चों को पिलाकर उनका जो विकास है वो जो ममेलिया जो प्राणी है ये करते हैं। इस प्रकार इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी। अब हमें ये बात करनी है कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या केवल पृष्ठवंशियों में मिलता है या अपृष्ठवंशी में मिलता है? नहीं है। तो इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, उनकी हमें चर्चा करनी है। कुछ अपवाद हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें हमें देखना है। दोस्तों केवल पृष्ठवंशी में ही बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं मिलता है, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, उनकी हमें बात करनी है। अपवाद स्वरूप हम देखें कि क्या अपृष्ठवंशी में भी ये बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है क्या? तो उसमें मुख्य रूप से दो संघ आते हैं। एक तो आपको ये पता लग गया, एक तो है मोलस्का। मोलस्का में वैसे तो मिलता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, लेकिन अपवाद स्वरूप मोलस्का को हम यहाँ काउंट करेंगे। और एक आता है एनेलिडा। एनेलिडा मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में एक जीव आता है जिसका नाम है स्क्विड। स्क्विड में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है। बंद रुधिर तंत्र मिलता है। और हम एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा का मतलब होता है, तो इसे हम दो हिस्सों में बांट देंगे, एनल्स और एक होता है इडस।
एनल्स का मतलब होता है रिंग, और इडिस का मतलब होता है फोरम। तो ऐसे जीव जिन पर रिंग की फोरम के चित्र बने होते हैं या जो रिंग फोरम में होते हैं जीव, वो किस में गिने जाते हैं? एनेलिडा में गिने जाते हैं। तो ऐसा कोई जीव जो हम यहाँ पर बात कर सकें, तो इसके प्रमुख दो जीवों की हम बात करेंगे यहाँ पर एनेलिडा का। एक तो आता है केंचुआ और दूसरा आता है जोंक। जोंक, हम उन जीवों की बात कर रहे हैं जिनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है, जो किस में आते हैं? अपृष्ठवंशी में आते हैं। केंचुआ जिसे हम कहते हैं अर्थवर्म, जोंक जिसे हम कहते हैं लीच। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है हिरुडिनेरिया। ये दो है, दोनों में ही कौन सा तंत्र मिलता है? हम कह देंगे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? एनेलिडा का। एनेलिडा के बाकी जीवों में कौन सा तंत्र मिलता है? हम कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र इसके अंदर मिलता है, जिनमें रिंग होते हैं, एनल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एनेलिडा। उसमें पहला एग्जाम्पल है केंचुआ। केंचुआ में ये रिंग मिलते हैं, इसलिए किस में आता है? एनेलिडा में। और इसमें तंत्र कौन सा मिलता है? हम कह देंगे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है इसके अंदर। अगला कि ये जो केंचुआ है इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, किसानों का मित्र। किसानों का मित्र कहा जाता है, या इसे कहा जाता है इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ। अर्थ कहा जाता है। नेचर ऑफ प्लाउमैन। नेचर ऑफ प्लाउमैन भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार एक इसे कहा जाता है बोरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इस प्रकार दोस्तों जो केंचुआ है उसके कई नाम है। किसानों का मित्र कहा जाता है, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ कहा जाता है, नेचर ऑफ प्लाउमैन कहा जाता है। प्लाउमैन का मतलब होता है जो हल चलाने वाला होता है, हलवाहा होता है, वो प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। यह धरती की आंत्र या आंत कहा जाता है। और बोरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी भी जो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने वाली जो जीव होता है वो ये है, एक तरीके से भूमि को सॉफ्ट करता है, और इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये वो हमारा केंचुआ। जोंक की जोंक में भी कौन सा तंत्र मिलता है? वो है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, और इसका वैज्ञानिक नाम है हिरुडिनेरिया। तो हमने इस प्रकार इसके एक्सेप्शन हैं उनकी बात कर ली, और जो तंत्र हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। दो प्रकार के तंत्र इसमें मिलते हैं, एक तो मिलता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा मिलता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। खुले में रक्त कोटरों में बहता है, रक्त दबाव कम होता है, अविकसित जीव माने जाते हैं। प्रमुख रूप से दो संघ की बात की थी, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ है वो है मोलस्का। दूसरी हमने बात की थी बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, वो उनमें मिलता है जो पृष्ठवंशी होते हैं या कशेरुकी होते हैं या वर्टिब्रेट्स होते हैं, या जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होता है वो। उनमें जो प्रमुख आते हैं वो मैंने आपको बताया था, परम लिखा था, पे से पेसेज जिनमें सारी मछलियाँ आती हैं। दूसरा आता है आपका एम्फीबिया जिसके अंदर उभयचर आते हैं, जैसे मेंढक की हम बात करें। तीसरा आता है हमारा आर से रेप्टिलिया, और जिसमें सरीसृप आते हैं, जो रैंकर चलने वाले जीव होते हैं वो आते हैं। ये जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तीसरा जो चौथा जो हमारा वो था एवीज। एवीज में सारे सारे पक्षी आते हैं। और लास्ट जो आता है वो आता है मेमेलिया, जिसमें स्तनधारी जीव आते हैं। दोस्तों पहले जो चार मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे अंडे देते हैं, और जो जल के बाहर जो है जैसे रेप्टिलिया है उनके अंडों के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का या अन्य तत्व का खोल मिलता है, और जो जल के अंदर अंडे देते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का खोल या कवच नहीं मिलता है। जबकि ये जो मेमेलिया हैं सबसे अधिक विकसित जीव माने जाते हैं, उनमें मानव जाति जो है सबसे अधिक बुद्धिमान जीव माना जाता है। इस प्रकार हमने इसकी बात कर ली, और फिर हमने एक और देखना था कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है और जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो उसमें एक सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आता है, नोट कर लेते हैं हम, स्तनधारी अंडज। इसकी हम बात करें, इसका नाम है अकेडीना। प्रथम स्तनधारी जो अंडज है वो अकेडीना है। अपने
अंडे देता है और उनसे बच्चे तैयार कर उनको दूध पिलाकर उनको पालता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने इसमें शुरू में बात की परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अंगों का ऐसा समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्वों का आदान प्रदान करे या परिवहन करे, वो रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी इसमें अंग कौन कौन से आते हैं, तो हृदय आता है, रक्तवाहिनियाँ आती है और रक्त आता है। फिर हमने बात की थी इसकी खोज किसने की थी, तो मैंने आपको बता दिया विलियम हार्वे ने, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1628 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम कहते हैं इसके अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का अगर जनक की बात करें तो वो भी विलियम हार्वे को ही माना जाता है। फिर हम बात करेंगे इसके टाइप के प्रकार की। 2 प्रकार थे, एक तो था हमारा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक था हमारा बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। हमने इसमें बात की आर्थ्रोपोडा की और मोलस्का की, ये सबसे बड़े संघ हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली। एक्सेप्शन उनकी हमने बात कर ली। ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे जो 3 प्रमुख पार्ट थे, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ और तीसरा रुधिर जो है रक्त, उनकी चर्चा चालू करेंगे। हम हृदय की बात करेंगे आगे वाले क्लास के अंदर। तो आज का क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक में समस्या लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।